ऑपरेशन सिंदूर पर असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। पीओके में भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की चौकी को उड़ा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज सुबह 5:44 का वक्त हो रहा था जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भारतीय सेना की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। भारतीय सुरक्षा बलों ने पीओके में पाकिस्तान की चौकी को उड़ाया। यह तस्वीर भी मैं आपको दिखा रही हूं। देखिए कैसे पाकिस्तान की यह चौकी थी और पाकिस्तान की चौकी धुआं कर दिया पाकिस्तान की चौकी का। मलबे में तब्दील धुएं का यह गुबार और यह निशाना साधा पीओके में पाकिस्तान की चौकी पर। सुबह 5:44 पर यह एक्शन हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांक इस वक्त मौजूद हैं। जरा शिवांक से जानते हैं। शिवांक, ये पीओके में फॉरवर्ड पोस्ट पाकिस्तानी सेना की और उसी का ये अंजाम, ये हश्र जो भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पाकिस्तान की सेना कल से लगातार नापाक हरकतें कर रही थी, कल से लगातार भारत पर बिना किसी उकसावे के हमला कर रही थी, तो अब ऐसे में भारत ने जिस तरह से कड़ा संदेश कल से ही लगातार दे रही थी भारत कि रिटेलिएट होगा और जवाब दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में कि किस तरह से जो पाकिस्तान का पूरा फॉरवर्ड पोस्ट है, उस पूरे फॉरवर्ड पोस्ट को ही भारतीय सेना ने उड़ा दिया है। और ऐसी जानकारी मिल रही है कि कई पाकिस्तान के सेना के जो सैनिक थे वो इसमें घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अभी तक मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन घायलों की पुष्टि खुद वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने की है। अब ऐसे में जिस तरह से देखिए पाकिस्तान लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, लगातार भड़काऊ बयान दे रहा है, ऐसे में अब ये एक तरह से पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश भी है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से नहीं सुधरा तो इसी तरह का अंजाम पाकिस्तान के साथ होगा। जी ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से जो बार बार सीज़फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और वो जो जोरदार पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जा रही है, उसी को लेकर ये मुंहतोड़ जवाब। लेकिन जो भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है वो भी देखिए कितनी सटीक है कि जो पाकिस्तान ने अपनी चौकियां बना रखी हैं, जो पोस्ट यहाँ पर बना रखी है पीओके में, उसी पर हमारी तरफ से निशाना साधा जा रहा है। वहां पर भी हम इतनी संवेदनशीलता दिखा रहे हैं कि जो नागरिक हैं, आम नागरिक, वो इसकी चपेट में ना आए। शिवांग जी बिल्कुल, देखिए हम जो टारगेट है वो उस टारगेट को ही खाली वहाँ पर अटैक करा जा रहा है और टारगेट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सेना है। क्योंकि पाकिस्तान की सेना, देखिए जिस वक्त हम लोगों ने टेरर कैंप्स के ऊपर हमला करा था तब तक भी हम लोगों ने पाकिस्तान की सेना को निशाना नहीं बनाया था। लेकिन पाकिस्तान की सेना जिस तरह से हमारे सिविलियंस के ऊपर लगातार अटैक की कोशिश कर रही है और लगातार ये जो हमारे जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर लगातार अटैक की कोशिश कर रही है, इसी वजह से पाकिस्तान की जो फॉरवर्ड पोस्ट है उसे निशाना बनाया गया और ये इंश्योर करा गया कि किसी भी तरह की सिविलियन कैजुअल्टी ना हो। इसीलिए जिस तरह से हम लोगों ने, देखिए भारत की सेना के पास प्रिसाइज ऑपरेशन की पूरी तरह से कैपेबिलिटी है। जिस तरह से हमने टेरर कैंप को प्रिसाइजली डिस्ट्रॉय करा था, उसी तरह से पाकिस्तान की इन फॉरवर्ड पोस्ट को भी प्रिसाइजली डिस्ट्रॉय करा। और एक चीज़ और माना, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ये जो पाकिस्तान की फॉरवर्ड पोस्ट हैं, ये टेररिस्टों की मदद भी करती हैं। जब भी कभी आतंकियों को भारत के भीतर इन्फिल्ट्रेट करवाना होता है तब ये सीज़फायर वॉल्यूशन करती हैं, रात भर फायरिंग करती हैं, जिससे आतंकी भारत के भीतर घुस जाते हैं। तो देखिए जिस तरह का पाकिस्तान लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा था, जिस प्रकार से पाकिस्तान लगातार बेमतलब का एग्रेशन दिखा रहा था, उसका मुंहतोड़ जवाब लगातार भारतीय सेना कल रात से ही लगातार दे रही है और पाकिस्तान को दिखा रही है कि अगर वो जिस तरह से सीज़फायर वॉल्यूशन कर रहा है, जिस तरह से हमारे सिविलियंस को लगातार टारगेट कर रहा है, तो पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। जी बड़ी जानकारी यहाँ पर शिवांक देते हुए। इस बीच मेरे साथ स्टूडियो में आशीष, हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं और वो भी इस खबर पर कुछ और जानकारी साझा करना चाह रहे हैं दर्शकों के साथ। ये पीओके में जो भारतीय सेना ने पाकिस्तानी पोस्ट को उड़ाया है उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आशीष, क्या जानकारी? और देखिए ये खबर सुबह रोमाना हमने दिखाई थी कि मैं आपको बता देता हूँ फिर से। ये मैसिव काउंटर अटैक किया था भारतीय सेना ने इन रिटेलिएशन टू पाकिस्तान की तरफ से जो हरकतें की गई थी। ये है बट्टल, मदरपुर, तेतरी नोट और हजीरा, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं पीओके में, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, जिनको भारतीय फौज ने निशाना बनाया और वहाँ पर बड़े सिग्निफिकेंट लॉसेस हुए हैं पाकिस्तान आर्मी को। जो पोस्ट हम इन वीडियो में दिखा रही हैं उसी हमले की हैं। और मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि कई सेवरल बंकर्स वहाँ बने हुए थे, उसको भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। और मुझे लगता है दर्शकों को यहाँ पर ये जानना चाहिए कि ये पीओके के अंदर जो बंकर्स हैं वो पाकिस्तान की सेना बनाती है और ये बनाती है आतंकवादियों की शरण स्थली के तौर पर इन बंकर्स को। इसके बारे में शिवांग बेहतर तरीके से बता पाएंगे कैसे इन बंकर्स का इस्तेमाल किया
जाता है। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए जिन आतंकवादियों को खूंखार ट्रेनिंग देने के बाद ये पाकिस्तान की सेना तैयार करती है, उन्हें भारत में घुसाने के लिए मौका जब तक नहीं मिलता तब तक इन्हीं बंकरों में रखा जाता है। और फिर जैसा कि शिवांक बता रहे थे कि ये पोस्ट पाकिस्तान की सेना की वहां से सीजफायर का उल्लंघन कर भारतीय सेना को उलझाकर और इन आतंकवादियों को एलओसी पार कराया जाता है। पूरी ढाल पाकिस्तान की सेना इन आतंकवादियों की बनती है। शिवांक जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए अगर उदाहरण के साथ अगर हम लोग बताएं तो जब पहलगाम पर हमला हुआ था, 22 अप्रैल को हमला हुआ था और खुफिया सूत्रों के मुताबिक जो अब तक की उनकी जांच में आया था कि आतंकियों ने 1 अप्रैल को भारतीय जो मतलब जम्मू कश्मीर है उसके अंदर प्रवेश करा था पीओके से। अब 1 तारीख को पूरी रात, 1 और 2 तारीख की पूरी रात वहाँ पर सीजफायर उल्लंघन किया गया पुंछ की वहाँ पर पीओके की पोस्ट पे, और वहाँ पर माइन ब्लास्ट हुआ था। इसके बाद इसी पूरी जांच में ये सामने आया कि जिस वक्त इन्फिल्ट्रेट करवाया जा रहा था तो वो पूरा माइन ब्लास्ट भी हुआ और उसके बाद आतंकी भारत की सीमा के अंदर घुसे थे और बिना किसी प्रोवोकेशन के उस दिन सीजफायर का वायलेशन करा गया था और तकरीबन पूरे 10 घंटे तक लगातार पाकिस्तान की जो सेना थी वो लगातार सीजफायर वायलेशन उस दिन लगातार कर रही थी। तो ये पाकिस्तान की हमेशा से एक मोडस ऑपरेंडी है कि जब आतंकवादियों को भारत के भीतर घुसाना होता है, भारत के भीतर हमला करवाना होता है, तो वो अपनी इन्हीं पोस्ट से रात भर सीजफायर वायलेशन करती हैं ताकि जो भारतीय सेना है वो उसी में ही उलझी रहे, जवाबी कार्रवाई उनको देती रहे और उन सबके बीच में जो पाकिस्तान पाकिस्तान द्वारा एक्सपोर्ट किए जाने वाले जो आतंकी हैं वो भारत के भीतर घुस पाएं और अटैक करें। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान लगातार भारत के ऊपर लगातार उकसावे की देखिए कार्रवाई कर रहा था, तो भारत लगातार उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, लगातार रिटेलिएट कर रहा है और पाकिस्तान को ये दिखा रहा है कि अगर पाकिस्तान अपनी इस पूरी करतूत से नहीं बाज आएगा तो उसकी जो अन्य पोस्ट हैं, जो उसकी अन्य चौकियां हैं, उसका यही अंजाम होगा। जी बिल्कुल, तो पीओके में ये पाकिस्तान की सेना की चौकी जिसे भारत ने उड़ा दिया है, आज सुबह 5:44 पर यह एक्शन हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच में आपको एक बार फिर जम्मू कश्मीर लेकर चलूंगी। यहाँ उरी सेक्टर, चाहे पुंछ हो चाहे उरी हो, ये वो सेक्टर्स हैं जम्मू कश्मीर के जहां पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ अंदाज में शेलिंग की जा रही है। बौखलाहट पाकिस्तान की सबसे ज्यादा अगर देश में इस वक्त किसी हिस्से में नजर आ रही है तो वो इन्हीं हिस्सों में नजर आ रही है। और यहां उरी में ही तैनात हैं हमारे सहयोगी। सीधे युद्ध भूमि से गणेश ठाकुर के पास मैं आपको लेकर चलूंगी। उरी में पाकिस्तान की ओर से रिहायशी इलाकों में लगातार फायरिंग जारी है। गणेश से जरा जानते हैं। गणेश, जरा तस्वीरें बताइए, इस समय वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? मौसम का मिजाज भी काफी खराब होता हुआ उरी में। गणेश जी बिल्कुल रोमाना, और पाकिस्तान की कायराना हरकत का एक दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये सिविलियन इलाका है, पूरा ये सिविलियन इलाका है, यहाँ पर लोग रहते हैं और एनएचपीसी का प्लांट थोड़ा सा आगे है। एनएचपीसी प्लांट टारगेट करते करते इन्होंने सिविलियंस के यहाँ पर ही शेलिंग कर दी। अब शेलिंग का नतीजा देखिए कि यहाँ पर ये पूरा परिसर आप देख सकते हैं, यहाँ क्षतिग्रस्त हो गया है और ये परिसर नीचे आया है। यहाँ पर यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके गायें यहाँ रहती थी और यहाँ पर जब शेलिंग हुई तो उस समय यहाँ जानवर अंदर थे, लेकिन किसी तरह से वो बच गए और वहाँ से उनको बाहर निकाला गया। ये पूरा परिसर अगर हम देखें, कैमरामैन दीपेश महाजन से कहूँगा कि किस तरह की शेलिंग की गई, कैसे घरों को निशाना बनाया गया, सिविलियंस को निशाना बनाया गया। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो जानवर रखने की जगह होती है वहाँ पर पूरा नुकसान हुआ है। पीछे की तरफ जो कैमरामैन ने दिखाया है, किसी तरह क्षति पूरे इस घर के आंगन के बाहर, ये आप देख सकते हैं किस तरह शेलिंग का नतीजा यहाँ पर कि यहाँ तमाम चीज़ें जल गई हैं। और तो और यहाँ पर देखें, पीछे की तरफ अगर हम आएंगे तो पीछे की तरफ देखिए, शेल्स गिरने के बाद में स्प्लिंटर्स उनका यहाँ इस घर में हानि क्षति हुई है। यहाँ दीवारों को आप देखेंगे तो यहाँ निशान दिख रहे हैं, उसके कांच जो इनके खिड़कियों की कांच हैं वो टूट गई हैं। ये पूरे कांच टूटी थी। यहाँ आप नीचे अगर देखें, कैमरामैन दीपेश महाजन दिखाएंगे कि उनके घर के खिड़कियों के कांच यहाँ टूटी पड़ी हैं अभी, और अंदर तक गया था, ये अंदर तक ये गया था। मैं इनसे बात करना चाहूँगा। सर आप बताइए कितना नुकसान हुआ है? अंदर भी शायद वॉशरूम को भी आपको, वॉशरूम वगैरह सब उसमें, यानी उसके जितने भी छोटे इसके सपेंडर्स हैं वो अंदर गए हैं। बाथरूम कितने लोग थे घर के अंदर? उस वक़्त यहाँ पे 3-4 आदमी थे।
हाँ हाँ जानवर थे वहाँ, जानवर बच गए। हाँ, जानवर बच गए, जानवर बच गए। वो तो कुछ मुआवजाती तौर पे बच गए, ऊपर वाले ने बचाना था, तो वरना तो बचने थे। यहाँ की कंडीशन को देख कर तो हाँ। यहाँ पे किस तरह की भयानक कंडीशन यहाँ पर है, मैं कैमरामैन दीपेश को कहूँगा पैन करके दिखाएं कि ये घर के आंगन में बनने वाला, जिसे हम कहते हैं जानवरों को रखने की जगह थी, और ये पूरे स्प्लिंटर्स जब शेल गिरे तो उसका इम्पैक्ट घर के अंदर तक आया, शीशे टूटे, अंदर वॉशरूम के अंदर नुकसान हुआ। गनीमत ये रही कि यहाँ पर लोगों को किसी तरह की नुकसान नहीं हुआ है, लोग सब सुरक्षित हैं, लेकिन यहाँ लगातार शेलिंग सिविलियन एरिया में करके पाकिस्तान की तरफ से ये बौखलाहट उनकी नज़र आ रही है, और यही वजह है कि भारत की तरफ से कल रात भर रिटेलिएशन हुआ है, काउंटर फायर किया गया, आर्टिलरी फायर्स किए गए, शेलिंग की गई, क्योंकि 8 घंटे तक इस पूरे सेक्टर में इस तरह शेलिंग और आर्टिलरी फायर्स दोनों पोस्ट की तरफ से की गई थी। रोमाना, बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया गणेश। मैं दोबारा आपका रुख करूंगी तो उरी सेक्टर से गणेश जो है वो हर तस्वीर आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही वो युद्ध क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा पाकिस्तान की बौखलाहट देखने के लिए सामने आ रही है। और इस बीच अगली बड़ी खबर, सिंधु जल समझौता रद्द होने पर वर्ल्ड बैंक की तरफ से बयान सामने आया है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है अजय बांगा, उनकी तरफ से कहा गया है वर्ल्ड बैंक की भूमिका सिर्फ फंड देने तक सीमित है। ये अजय बांगा की तरफ से कहा गया है, इसके अलावा हमारी कोई भूमिका नहीं है। ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा जो है वो साफ कर रहे हैं। पाकिस्तान ने किया था इस मुद्दे को वर्ल्ड बैंक ले जाने का दावा, और अब इस पर वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा की तरफ से साफ किया जा रहा है कि देखिए, हमारा जो है इस मुद्दे में फंड देने के अलावा और कोई स्टेक और कोई भूमिका हमारी है नहीं। ऐसे में आशीष, ये कहा जा सकता है कि बड़ा झटका पाकिस्तान को, जो उम्मीद लगाए पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से बैठा था कि साहब सिंधु जल समझौता और इसको लेकर हम भारत की घेराबंदी कर लेंगे, हम वर्ल्ड बैंक में मामला उठा देंगे, वहां से भी पाकिस्तान पैदल। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपको याद होगा जिस दिन भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया था, कैप्टन अबेंस किया था, उसी दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बयान जारी करके कहा गया था कि ये वर्ल्ड बैंक द्वारा ब्रोकर्ड डील था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, और भारत के पास कोई अधिकार नहीं है इसको यूनिलैटरली कैप्टन अबेंस करने का। ये बहुत बड़ी खबर है। थोड़ी देर पहले मैंने तस्वीरें देखी थी कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष ने जाकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। मुझे लगता है उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया, और ये बहुत बड़ा बयान, बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए। उनका केस जो वर्ल्ड स्टेज पे वो बना रहे थे कि भारत के पास अधिकार नहीं है यूनिलैटरली इसको कैप्टन अबेंस करने का, वो ध्वस्त हो गया है। और अब तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष ने खुद ही कह दिया कि सिर्फ पैसा देना या फाइनेंशियल असिस्टेंस के अलावा उनका इसमें कोई योगदान ही नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। देखिए, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जो अजय बांगा, उनकी तरफ से बयान सामने आया है। इंडस वाटर ट्रीटी, जो सिंधु जल समझौता है, वो भारत की तरफ से जब रद्द कर दिया गया तो पाकिस्तान जो है वो अपनी जनता को यही कहकर गुमराह कर रहा था कि साहब ऐसा भारत कर नहीं सकता, हम तो इस मामले को वर्ल्ड बैंक में लेकर जाएंगे। और अब वर्ल्ड बैंक की तरफ से साफ कर दिया गया है कि साहब वर्ल्ड बैंक की जो भूमिका है वो सिंधु जल समझौते में सिर्फ और सिर्फ फंड देने तक ही सीमित थी, इससे ज्यादा कोई और वर्ल्ड बैंक की भूमिका इस मामले में है नहीं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान को एक बड़ा झटका। सिंधु जल समझौता, उसको लेकर पाकिस्तान जो कह रहा था कि साहब हमारा पानी रोक दिया और हमें प्यासा मार रहा है भारत, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इसका पाकिस्तान कोई हल तो नहीं तलाश पाया है। शिवांग, जो भारत ने कहा, भारत ने वो कर दिखाया, और जो पाकिस्तान दुनिया से उम्मीद कर रहा था, वर्ल्ड बैंक से उम्मीद कर रहा था, कोई पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा। शिवांग जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की जो नीयत है और पाकिस्तान जिस प्रकार की हरकतें कर रहा है, हर पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकियों को पालता है, और पाकिस्तान अकेले भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए खतरा है। आप चाहे अमेरिका देख लीजिए, यूके देख लीजिए, पूरे यूरोप में जहाँ जहाँ पर अटैक होते हैं, कहीं ना कहीं से उसके तार पाकिस्तान के साथ जरूर जुड़ते हैं। इसी वजह से आज की तारीख में जब भारत के साथ पाकिस्तान का ये पूरा इस पूरे पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा है। एक भी देश ऐसा नहीं है, तुर्की को अगर आप एक्सेप्शन ले लें तो तुर्की को छोड़कर और कोई भी देश पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान का ये जो पूरा आतंक की एक पूरी हिस्ट्री है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है, उसकी वजह से कोई भी देश पाकिस्तान का साथ देने के लिए नहीं तैयार, और पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोज है। कल भी हम लोगों ने देखिए, पिछले 3 दिन से लगातार हम लोग दिखा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में आतंकियों को किस तरह से सल्यूट करा जा रहा है, किस तरह से उन्हें एक तरह से
वहाँ पर महिमा मंडित करा जा रहा है, किस तरह से मतलब उनका एक पूरा राजकीय सम्मान निकाला जा रहा है पाकिस्तानियों का। तो देखिए पाकिस्तान पूरे विश्व में लगातार एक्सपोज भी हो रहा है और कोई वैश्विक संस्था उसके साथ नहीं खड़ी। अब पाकिस्तान के पास देखिए अंतिम विकल्प क्या है, जो पाकिस्तान पहले दिन से ही चिल्ला रहा है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएगा। अब उसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं। और वहाँ पर भी जिस प्रकार से वर्ल्ड बैंक का ये पूरा बयान आया है कि उसकी भूमिका खाली ब्रोकरेज की थी, मध्यस्थता की थी, उसके अलावा उसकी कोई भूमिका नहीं है, तो पाकिस्तान वहाँ पर भी मुँह की ही खाएगा। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पाकिस्तान अपने लोगों से लगातार झूठ बोल रहा है, लगातार झूठा आश्वासन दे रहा है और लगातार झूठी खबरें फैला रहा है। हाँ। जिस वक्त भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करा था, तब से पाकिस्तान लेकिन लगातार अपने देश के लोगों से ये कह रहा था कि देखिए इसमें तो वर्ल्ड बैंक था, वर्ल्ड बैंक ने मतलब मध्यस्थता करी थी और वर्ल्ड बैंक बीच में आएगा, भारत ऐसे कैसे मतलब पानी रोक लेगा, ये सारी चीज़ें उसने अपने देशवासियों को समझाई थी। लेकिन अब जिस तरह से वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष का ये बयान आया है, ऐसे में पाकिस्तान का जो झूठ है वो भी बेनकाब हुआ है। अब भी वक्त है पाकिस्तान के पास कि अपने जो उसकी टेरर की जो पूरी मशीनरी है उसको खत्म करे और एक सभ्य देश की तरह काम करे। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है कि पाकिस्तान ऐसा शिवांक, कुछ लेकिन भी मुझे करेगा। लगता है इस पॉइंट पर आपको जरा दर्शकों को ये जरूर बताना चाहिए कि वो जो भारत की तरफ से आतंकवाद के अड्डों को निशाना बनाया गया था और जिस तरीके से आतंकवाद का सफाया करने के लिए भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, आंकड़ा जो सामने निकल कर आया कि 100 आतंकवादी ढेर कर दिए गए, सर्वदलीय बैठक में खुद सरकार की तरफ से इस आंकड़े का जिक्र किया गया। ऐसे में वो कौन बड़े बड़े इंसानियत के दुश्मन, वो कौन बड़े बड़े आतंक के चेहरे जिनका भारत ने सफाया कर डाला? जी बिल्कुल, देखिए अब तक जितने कन्फर्म जितनी चीज़ें आई हैं उसके हिसाब से रऊफ असगर की अब तक मौत हो चुकी है, जो कि मसूद अजहर का भाई था। उसके अलावा लश्कर का जो कमांडर था, जो पूरा उसके लश्कर के पूरे हेडक्वार्टर में जिस प्रकार से वो पूरी ट्रेनिंग करवाता था, उसकी मौत हो चुकी है। हिजबुल मुजाहिदीन का जो चीफ कमांडर था कोटली में, उसकी मौत हो चुकी है। तो तकरीबन देखिए 100 आतंकियों की तो मौत हुई है। उसके अलावा चाहे ऐसे आतंकी हों जिनका पुलवामा के साथ तार जुड़ा था, चाहे ऐसे आतंकी हों जिनका 26/11 के साथ हाथ जुड़ा था, तार जुड़ा था, उन सभी आतंकियों की इस पूरे हमले में मौत हो चुकी है। और कई अभी भी ऐसे आतंकी हैं जिनको लेकर अभी भी एक तरह से वेरीफाई नहीं हो पाया है कि अभी उनका क्या स्टेटस है। लेकिन जिस वक्त भारत ने स्ट्राइक करी थी उस वक्त कई सारे ऐसे बड़े बड़े आतंकियों के नाम थे जो गंभीर रूप से घायल थे और अस्पताल में भर्ती थे, जिसमें चाहे हम लोग मसूद इलियासी की बात कर लें, चाहे हम लोग तलहाल सैफ की बात कर लें, तो इस प्रकार के कई सारे ऐसे आतंकी हैं जो गंभीर रूप से घायल भी हैं और उनका स्टेटस आज से एक दो दिन में आराम से कंफर्म भी हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में हम लोग लगातार ट्रेसेस देख रहे हैं कि जब भी आतंकियों की मौत हो रही है तो पाकिस्तान की जो आर्मी है, सेना है, वही जाकर उन्हें राजकीय सम्मान दे रही है। तो इन आतंकियों को भी राजकीय सम्मान देते भी उनकी भी आज आ जाएंगी तस्वीरें। लेकिन जिस तरह से आंकड़े की अगर हम लोग एक बार फिर से बात करें तो देखिए पाकिस्तान, अब आप देखिए पाकिस्तान कितना ज़्यादा डिनाइल मोड में है इस पूरे मामलों में भी। पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ और सिर्फ 34 दिया है मौत का आंकड़ा, जबकि 100 से ज़्यादा आतंकियों का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा उनके आतंकी संगठन ही दे चुके हैं। सही कह तो रहे हैं। पाकिस्तान लगातार देखिए डिनाइल मोड में है और पाकिस्तान आखिरी वक्त तक इस पर भी डिनाइल मोड में रहता है कि उसके देश में आतंकी हैं। और अब इसके आप अलावा चाहे इसे डिनाइल मोड कह लें या फिर इसको आप सफेद झूठ कह लें, जो पाकिस्तान की तरफ से पूरी दीदा दिलेरी के साथ दुनिया के सामने रखा जाता है और इतने जोर शोर से दोहराया जाता है कि कोशिश पाकिस्तान की ये होती है कि झूठ इतने जोर शोर से बोलो कि दुनिया उसको सच मान ले। खैर, मैं अगली खबर का रुख कर रही हूँ। गृहमंत्री अमित शाह बैठक कर रहे थे, आप जानते हैं, और उसी से जुड़ी बड़ी खबर ये आ रही है कि सीमा पर सुरक्षा के हालात की समीक्षा की जा रही है। हवाई अड्डों पर सुरक्षा बढ़ाने के कदम की समीक्षा की जा रही है। इस बैठक में ये वो तमाम पहलू हैं जिसको लेकर विस्तार से चर्चा की जा रही है। आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर गृहमंत्री अमित शाह ने ये बैठक बुलाई। इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, गृह सचिव मौजूद हैं। साथ ही जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस बैठक में NSA और IB प्रमुख और साथ में BSF और CISF के DG भी इसी बैठक में मौजूद और उन्हीं के साथ गृहमंत्री अमित शाह का ये मंथन, और यहाँ मंथन जो है वो किया जा रहा है सीमा पर सुरक्षा की जो स्थिति बनी हुई है उन हालात की समीक्षा, और साथ ही हवाई अड्डों को लेकर सुरक्षा और पुख्ता करने के लिए भी जो कदम उठाने जरूरी है उसकी भी समीक्षा की जा रही है। आशीष।
जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। पहले भी हमने ये बताया था कि होम मिनिस्टर ने जो आज ये हाई लेवल मीटिंग बुलाई है तमाम सर्विस चीफ्स, सिक्योरिटी एजेंसीज के चीफ्स के साथ, उसमें मुख्य उद्देश्य है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं उसमें किस तरह से सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए, ये इंश्योर करा जाए कि पाकिस्तान की तरफ से अगर और एस्केलेशन होता है तो किस तरह से उन सीमावर्ती इलाकों में लोगों को बचाया जा सके, उसके लिए किस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट्स हों, किस तरह की सुरक्षा की कार्रवाई की जाए। दूसरी बड़ी बात जिसको लेकर के होम मिनिस्टर ने आज ये मीटिंग की है, हवाई अड्डों को लेकर के। पहले ही 27-28 हवाई अड्डों पर फ्लाइट्स के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। फर्दर मोर वो इंश्योर करना चाहते हैं, जो हमें जानकारी अभी मिली है कि एडिशनली कैसे अपग्रेड किया जा सकता है, सिक्योरिटी इंश्योर किया जाए कि और हमने ये भी तो देखा कि चाहे दिल्ली हो या फिर मुंबई हो, ये जो एयरपोर्ट्स हैं यहाँ के लिए खुद एडवाइजरी जारी की जा रही है। वहाँ पर लोगों से ये अपील की जा रही है यात्रियों से कि आप जो हैं वो वक्त से पहले पहुँचें, ताकि सुरक्षा जांच उसमें ज़्यादा समय लगेगा, किसी तरीके की आपको असुविधा ना हो, और जो सुरक्षा कर्मी उनके साथ सहयोग भी करें। आशीष जी हाँ, बिल्कुल। और दूसरा आप देखें, जब भी इस तरह के जंग के हालात होते हैं, पास्ट में हम देखेंगे कि एयरफील्ड्स को टारगेट किया जाता है। और वेरी रिसेंटली पठानकोट आप याद करिए कि पठानकोट में आतंकियों ने जाकर के किसको अटैक करने की कोशिश की थी, वो एयरफोर्स स्टेशन ही था। तो ऐसे में ये सिक्योर करना कि भाई जो कमर्शियल एयरपोर्ट्स हैं उसको किसी तरह की हानि ना पहुंचे, क्योंकि जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले हमारी गेस्ट आपको कह भी रही थी कि इन एयरपोर्ट्स की हमको ज़रूरत पड़ सकती है, अगर फर्दर एस्केलेट होता है तो आप यहाँ से अपने विमान उड़ा सकें। हमारे जो भारतीय जो हमारे नागरिक हैं उनको कमर्शियल फ्लाइट में किसी तरह से टारगेट ना किया जा सके, इसको लेकर के एडिशनली और कैसे सिक्योरिटी बीफअप की जा सकती है, इन तमाम मुद्दों पर एचएम ने ये हाई लेवल मीटिंग की। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इस पर आगे और विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता देते हैं। शाम 5:30 बजे का समय तय किया गया है, एमईए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, शाम 5:30 बजे एक बार फिर उसकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और जिस तरीके से इससे पहले लगातार 2 दिन हमने देखा, विदेश सचिव विक्रम मिस्री सामने आए मीडिया के, और उन्होंने विस्तार से जो हालात बने हुए हैं, जो भारत की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, उसका पूरा ब्यौरा पारदर्शिता के साथ देश के सामने, दुनिया के सामने रखा है। आज भी उसी क्रम में, उसी कड़ी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एमईए की तरफ से जो की जाएगी, विशाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, महत्वपूर्ण हो जाती है और इस लिहाज से और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बीती रात फिर से पाकिस्तान की तरफ से वो नाकाम कोशिश, नापाक कोशिश, जिसे भारत ने नेस्तनाबूद किया। बिल्कुल रोमाना, कल की तरह ही आज भी विदेश मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें सोफिया कुरैशी जो कर्नल हैं और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से आज दी जाएगी। कल शाम से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हमला करने का प्रयास किया गया, जिसे भारत की सेनाओं ने विफल किया, उन हमलों को सफल नहीं होने दिया, और इसके साथ ही भारत ने किस तरह से जवाबी कार्रवाई की है, इसकी जानकारी भी विदेश मंत्रालय की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलने वाली है। शाम 5:30 बजे दिल्ली में यह बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें यह पता चलेगा कि बीती रात क्या क्या हुआ है और किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बिल्कुल आशीष, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि वो जो एक भ्रम की स्थिति बनती है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दूर हो जाती है, और जो सरहद पार पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जाती है उसकी हवा निकल जाती है। सटीक और सही जानकारी क्या है, असली तस्वीर क्या है, वो विदेश मंत्रालय की तरफ से देश के सामने रख दी जाती है और पूरी दुनिया तक संदेश पहुंचा दिया जाता है। आशीष, देखिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के ज़माने में बहुत ये कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से कि भ्रांतियां फैलाई जाए, गलत खबरें प्लांट कराई जाए, भारत के बारे में गलत तरह का ओपिनियन बिल्ड किया जाए, और ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है, आप ठीक कह रही हैं, जैसे विशाल ने बताया कि, और ये हर रोज़ कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये बहुत ज़रूरी है कि कल रात जिस तरह की हरकत की है पाकिस्तान ने, दुनिया के सामने रखा जाए, भारत ने उसको कैसे रोका। एक और बड़ी बात, मुझे लगता है विशाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर जाएंगे, आज ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि IMF की जो बोर्ड मीटिंग होनी है उसमें भारत अपना क्या केस प्रेजेंट करता है और कैसे ये इंश्योर कर पाता है, अगर इतनी बड़ी सफलता भारत को मिल जाए कि IMF जो लोन देने वाला है पाकिस्तान को, अगर वो रुक जाता है, मुझे लगता है कि उस पर भी कुछ रोशनी अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पड़े तो वो एक और बड़ी खबर आ जाएगी। उसको लेकर तो कल भी विक्रम मिस्री साहब से सवाल पूछा गया था, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि वहां भारत के हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मौजूद हैं IMF में, और वो जाहिर सी बात है अभी तक IMF ने कब कब पाकिस्तान को पैसा दिया, किस किस नाम पर पाकिस्तान ने वो पैसा लिया और कहां कहां पाकिस्तान ने वो खर्च किया है, उसका ब्यौरा अगर वो अच्छे से देख लेंगे तो उसी से पाकिस्तान की पोल खुल जाएगी। और इन हालात के अंदर तो अब पाकिस्तान के लिए और IMF में यकीनन मुश्किल होने वाली है। विशाल,
बिल्कुल आईएमएफ में मुश्किल होनी चाहिए क्योंकि भारत ने हमेशा से तथ्य रखे हैं और ये जग जाहिर है, पूरी दुनिया जान रही है कि जो भी मदद पाकिस्तान लेता है किसी से भी, उसका पैसा कैसे वो आतंकवादियों के ऊपर खर्च करता है, कैसे वो आतंकवादी शिविरों को पनाह देता है, आतंकवादियों को सुरक्षित स्थान देता है, पूरा पैसा वो इन सब चीजों में खर्च करता है और किसी और नाम पर वो पैसा लेता है। तो पाकिस्तान का यही असल चेहरा है और उम्मीद ऐसी की जा सकती है कि जब आईएमएफ की जो फुल बॉडी मीटिंग होने वाली है उसमें तमाम चीजों का ध्यान जरूर रखा जाएगा पाकिस्तान के संदर्भ में। और यही बात कल विदेश सचिव ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी और आज एक बार फिर जब विदेश सचिव और जो पूरी एक टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी उसमें यह पता चलेगा कि कैसे बीती रात जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है और पाकिस्तान ने किस तरह से भारत के सैन्य ठिकानों को, भारत के नागरिकों को कल रात निशाना बनाने का प्रयास किया। बिल्कुल, और देखिए अभी तक जितनी बार विदेश मंत्रालय की तरफ से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, हमने बार बार दुनिया को यह बताया है कि भारत की सिर्फ एक मंशा है और वो है आतंकवाद का खात्मा। भारत ने कभी भी पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर और पाकिस्तान के आम नागरिकों पर हमला नहीं किया। यह हम हर बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात हुई है। आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देश के नेताओं के बीच ये चर्चा हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ब्रिटेन के विदेश मंत्री से बात हुई है। आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच विस्तार से चर्चा हुई है और जाहिर सी बात है पूरी दुनिया इस वक्त भारत के साथ मजबूती से आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देती हुई नजर आ रही है और उसी क्रम में ब्रिटेन भी बाकी देशों की तरह इस मौके पर भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। आशीष? जी हाँ, बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले विदेश मंत्री ने ये जानकारी दी है कि उनकी बात यूके के फॉरेन सेक्रेटरी से हुई है और मैं पढ़ देता हूँ। उन्होंने जो ऑपरेटिव लाइन है वो है, आवर डिस्कशन सेंटर्ड अराउंड काउंटरिंग टेररिज्म फॉर विच देयर मस्ट बी जीरो टॉलरेंस। कल ईरान के साथ जब मुलाकात हुई थी तब भी उन्होंने दो टूक कह दिया था कि अगर पाकिस्तान इसको एस्केलेट करता है तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। अभी भी यूके के फॉरेन सेक्रेटरी से उन्होंने कह दिया देयर हैज़ टू बी जीरो टॉलरेंस। भारत बिल्कुल मजबूती के साथ अपना केस डेवलप कर रहा है। जितने भी हमारे क्लोज एलाइज हैं, यूके ने पूरी तरह से भारत का समर्थन किया है, उनको भरोसे में ले रहा है और इस लिहाज से विदेश मंत्री की यूके फॉरेन सेक्रेटरी से बात हुई है जिसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि जीरो टॉलरेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस तरह की कोई भी हरकत पाकिस्तान से। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में खास मेहमान ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी मौजूद हैं। जरा सर से हम ये समझ लेते हैं कि सर अब ये जिस तरीके से खबरें आ रही हैं इनको अगर देखा जाए एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ तो ये समझ में आता है कि कैसे ये अलग अलग मोर्चे हैं और हर मोर्चे पर, कूटनीतिक मोर्चे पर, सैन्य मोर्चे पर भारत जो है वो पाकिस्तान की घेराबंदी कर रहा है। पाकिस्तान के लिए मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संबोधन याद आता है जो उन्होंने 24 अप्रैल को दिया था, 22 अप्रैल पहलगाम में हुए हमले के बाद, और उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों के लिए ये जमीन छोटी पड़ जाएगी, जमीन कम पड़ जाएगी। आज वही होते हुए हम देख रहे हैं इस दुनिया में पाकिस्तान के लिए जमीन और समर्थन कम होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी हाँ रोमाना, मोदी जी ने जो कहा था उसको बहुत गूढ़ मतलब निकलेगा। उनका तात्पर्य ये था कि आतंकवाद कहीं पे भी नहीं बचेगा, ना पाकिस्तान की साइड में, ना इंडिया की साइड में, ना भारत में, ना JNK में। इसके तहत हमने जो हमला किया है ये तो काइनेटिक हमला हमने किया है। आतंकवाद के जितने ट्रेनिंग कैंप पे थे वहाँ पे जो हमने घुस के हमला किया है। हम क्लेम भी कर रहे हैं कि उनके लॉन्च पैड को, ट्रेनिंग एरियाज को, उनके जो वेपन सप्लाई स्टोरेज पॉइंट थे उनको डिस्ट्रॉय किया है, काफ़ी बड़ी तादाद में उनको मारा भी है। सबसे बड़ी बात रोमाना ये है कि घूम फिर कर बात ये आती है कि हमारा एम क्या है। हम हमेशा कहते हैं कि मेंटेनेंस और सिलेक्शन ऑफ एम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अगर आतंकवाद से निजात पाना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं। एक तो है कि उनका फिजिकल डिस्ट्रक्शन जो कि हम कर रहे हैं पिछले 3 दिन से, लेकिन रोमाना एक और तरीका है जिससे हम पाकिस्तान को परसुएट करें कि भाई जितने आतंकवादी हैं तुम अपने साइड में रखो, उनको और कहीं भेजो, भारत में मत भेजो, JNK में मत भेजो। अगर पाकिस्तान के ऊपर हम पिछले 3 दिन से ये एक्शन कर रहे हैं, आप देखिए हम एक ग्रेडेड रेस्पॉन्स दे रहे हैं। एस्केलेशन में हम मैट्रिक्स में 1 से 10 पे नहीं गए हैं, हम एस्केलेशन मैट्रिक्स में लेवल 1, 2, 3 पर पहुंच रहे हैं अभी राइट नाउ। हम तो ये कह रहे हैं कि साहब हम तो पाकिस्तान जो एस्केलेट कर रहा है हम तो उसको निगेट करने की बल्कि कोशिश कर रहे हैं। Exactly. हम तो सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एग्जैक्टली रोमाना, हमारा पर्पस युद्ध लड़ना नहीं है, हमारा पर्पस इतना ही है कि पाकिस्तान हमसे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बात करे, उनका NSA हमारे NSA से बात करे, ठीक है, गिड़गिड़ाए ना, लेकिन एक भरोसा दे दे। चाहे पृष्ठभूमि में हम लिखित में गारंटी नहीं मांग रहे हैं,
उनका एनएसए कहते ठीक है भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। उनका डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ से बात कर रहा है, हम नहीं कहते हैं कि उनका डीजीएमओ जो सरेंडर करे। थोड़ा सा ऐसा इनडायरेक्ट डायरेक्टली पृष्ठभूमि से पर्दे के पीछे से बोल दे कि ठीक है भविष्य में वो आतंकवादियों को अपने जो लॉन्च टीम है, लॉन्च पैड्स हैं, ये बैट एक्शन टीम उन्होंने बनाई है, उसके थ्रू वो और भारत में घुसाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। आज भी जो हमने देखा उन्होंने घुसपैठियों को पर भरोसा कर लेंगे। रोमाना डिप्लोमेसी में होता क्या है कि देखिए डिप्लोमेसी में हमेशा कूटनीतिक क्षेत्र में ऐसा होता है कि जब आप कुछ कहते हैं तो अगर उसका 70% या 60% भी पालन हो जाए तो इसको एक कूटनीतिक राजनीतिक विक्ट्री मानी जाती है। दुश्मन को कभी भी 100% या 90% तरीके से मनवाना मुश्किल होता है। डॉक्यूमेंटेड भी अगर होता है फिर भी आप देखिए डॉक्यूमेंट का फॉलो ऑन अगर करके देखें 2-3 साल के बाद तो 90%, 80%, 70% सक्सेस होता है। ठीक है सर, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इस पर हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, इसी पर देखिए पंजाब की कैबिनेट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। सीमा पर तैनात किए जाएंगे 9 एंटी ड्रोन सिस्टम। हाईटेक सिस्टम से सीमा की निगरानी की जाएगी। पहली बार पंजाब की सीमा पर ये एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए जाएंगे। ये बड़ी खबर है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये बड़ा फैसला है, पंजाब कैबिनेट ने ये फैसला लिया है। मुझे लगता है जरा सा इसको समझने की जरूरत है। ये सीमा पर तैनात 9 एंटी ड्रोन सिस्टम, मतलब सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी में तो जो सेना है वो मुस्तैद है और वो सक्षम है। तो ये पंजाब कैबिनेट इस तरीके का जो फैसला ले रही है, इसे किस तरीके से देखा जाएगा? देखिए रोमाना, ये फैसला थोड़ा समझने की जरूरत होगी क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब इंटरनेशनल सीमा की बात आती है तो वो पूरी की पूरी टेरिटरी केंद्र सरकार के अधीन मानी जाती है, बीएसएफ के अधीन मानी जाएगी और जो वहां पर फोर्सेस तैनात है वो उस हिसाब से फैसले लेती है। लेकिन अब ये किस तरह से पंजाब कैबिनेट ने फैसला लिया है इसको और ज्यादा समझने की जरूरत होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं बॉर्डर के जिलों में, बॉर्डर के स्टेट में, उसके चलते सावधानी के लिए तमाम फैसले यहां पर लिए जा सकते हैं। मैं जरा सा आपको रोकती हूं। सचिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, जरा उन्हीं से जरा समझते हैं। सचिन, ये पंजाब कैबिनेट सीमा पर 9 एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने के फैसले ले रही है, मतलब अब सीमा पर सुरक्षा कैसे की जाएगी इसकी जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है, भारतीय सेना की है। तो ये पंजाब कैबिनेट ये वाले फैसले क्यों ले रही है, जरा इसको समझाइए। फैसला क्या लिया है पंजाब कैबिनेट ने? जी देखिए, पहले तो ये समझना चाहिए कि पंजाब में नशा जो है, ड्रग्स जो है बहुत बड़ा इशू है। और ड्रग्स जो है आते हैं अक्रॉस पाकिस्तान, जो है पाकिस्तान से जो है यहाँ सप्लाई किए जाते हैं। तो पंजाब सरकार ने पहले से ये कह रखा था कि हम जो है अपना एंटी ड्रोन सिस्टम जो है यहाँ पे लगाएंगे। तो बेशक यहाँ बॉर्डर पे जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, बट पंजाब पुलिस के पुलिस स्टेशन भी हैं, पुलिस चौकियाँ भी हैं, पुलिस पोस्ट भी हैं यहाँ। तो पंजाब पुलिस जो है, और ये सारा कुछ होगा बीएसएफ के साथ कोऑर्डिनेशन में होगा। ये एंटी ड्रोन सिस्टम जो है पंजाब सरकार काफ़ी टाइम से इसको लाने की कोशिश कर रही थी। पिछले कुछ एक दिनों पहले जो है पंजाब सरकार ने इसका बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था चंडीगढ़ में, जो है जो इक्विपमेंट जो है वो दिखाए थे। तो पंजाब कैबिनेट ने अब ये डिसाइड किया है कि 9 इक्विपमेंट जो है लगेंगे एंटी ड्रोन सिस्टम जो है, क्योंकि जो ड्रोन से नशा आता है वो जो है मेन कंसर्न है इसमें पंजाब सरकार का, नशा। और जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो हैं, जो टेररिस्ट जो हैं पाकिस्तान से जो है पंजाब के ज़रिए जो है इंडिया में जो है, भारत में जो है जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको रोकने के लिए हमने देखा पिछले दिनों। तो सचिन, मेरे ख्याल से फिर इस खबर को इस तरीके से हमें दर्शकों को बताना चाहिए कि जो बॉर्डर वाला इलाका होता है वहां पर कुछ किलोमीटर तक का वो हिस्सा होता है जिसकी जिम्मेदारी जो है सुरक्षा की वो बीएसएफ की होती है। और जब वो हिस्सा खत्म होगा और जहां से पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी शुरू होती है पंजाब की सुरक्षा की, वहां उस जगह पर पंजाब पुलिस की तरफ से ये एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे। और इसको लेकर भी पहले ही कोऑर्डिनेशन बीएसएफ के साथ कर लिया गया है और ये फैसला लटका हुआ था, इसको पंजाब कैबिनेट की तरफ से आज मंजूरी मिली है। ये बेहतर तरीका है इस खबर को बताने का। जंग के हालात में राजस्थान ने भी बड़ी तैयारी की है। बॉर्डर से सटा जिला है श्रीगंगानगर और यहां पर बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से इस लिहाज से कि हर ग्राम पंचायत में एम्बुलेंस तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।
पानी के टैंकर तैयार रखें, जरूरी सामान तैयार रखें। ये निर्देश जो है वो राजस्थान सरकार की तरफ से दिया गया है। जो सीमावर्ती जिले हैं, बॉर्डर से सटे हुए जो राजस्थान के जिले हैं, वहां पर इस तरीके की तैयारी को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए, इस वक्त एक तरफ सुरक्षा और मुस्तैदी जो हमारे बॉर्डर्स हैं वहां पर जो बाहरी सुरक्षा है उसको बेहतर करने की जरूरत, और दूसरी तरफ जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है उसको और मजबूत करने की जरूरत। और इस तरीके के तनाव के माहौल में, ये वॉर लाइक सिचुएशन में, ये युद्ध जैसी स्थिति में जब बात इंटरनल सिक्योरिटी की होती है तो फिर इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो सिविल डिफेंस के साथ भी जुड़ जाती है। और ऐसे में दोनों के अंदर कहीं ना कहीं वो समन्वय रहे, वो सिनर्जी रहे, और किसी तरीके की दिक्कत अगर कोई आपात स्थिति बनती है तो फिर आम नागरिकों को ना हो, इसी को लेकर ये चुस्ती, ये मुस्तैदी जो देखने के लिए मिल रही है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवनाथ सर, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस, अनुभव है, इस तरीके की सिचुएशन में सर यही एक बेहतर तरीका है तैयार रहने का, खुद को तैयार करने का? रोमाना, किसी भी युद्ध के दौरान देश के नागरिकों को, चाहे वो कितनी भी गहराई में हो, डेप्थ में हो, बॉर्डर से कितनी भी दूरी पे हो, युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता है। क्योंकि जब दुश्मन का हवाई जहाज आएगा या मिसाइल आएगा, वो तो 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर अंदर आके फटेगा। इसमें जो राजस्थान सरकार के ये निर्देश दिए गए हैं, ये जैसे नेशनल लेवल पे हम एनडीआरएफ का नाम लेते हैं, स्टेट लेवल पर स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस होती हैं, ये उसका एक्शन है। तो हर डीएम, एसडीएम, ग्राम पंचायत के जो अधिकारी हैं, उनका ये चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ पहले से ही ले डाउन किया गया है कि डीएम क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या चीज़ें मुहैया कराएगा। मतलब ये पहले से ही एसओपी सेट है, एकदम रिटर्न है। और इनकी हर क्वार्टर, हर 6 मंथ और हर साल एक मीटिंग होती है जिसमें कि प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस को, प्रोसीजर को अपडेट किया जाता है। और हर इंडिविजुअल का, हर पोस्ट का, हर ऑफिशियल का जो चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ है कि डिज़ास्टर रिलीफ के लिए वो पहले दिन क्या करेगा, दूसरे दिन क्या करेगा, तीसरे दिन क्या करेगा, या पहले दिन पहले घंटे में क्या करेगा, पहले दिन दूसरे घंटे में करेगा, ये रिटर्न रहता है। इतनी बारीकी से प्लानिंग होती है सर? एकदम फ्लो चार्ट होता है रोमाना। आपको हैरानी होगी कि बहुत ही एफिशिएंटली प्लान किया जाता है। इसका पर्पस क्या है मैं बताता हूँ रोमाना। क्योंकि देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में डीएम, एसडीएम हो सकता है पोस्टेड आउट हो गए हैं, हो सकता है कि नया डीएम, एसडीएम और पटवारी जो है वो कुछ दिनों पहले ही उसने वहां पर ज्वाइन किया है। तो ऐसा ना हो कि युद्ध के टाइम में वो ऐसे बोले कि मुझे तो बात पता नहीं था। तो एक पूरा बाउंड बुक होता है जिसमें चार्टर ऑफ ड्यूटीज फॉर ईच डेजिग्नेशन, ईच टेबल, ईच चेयर। फॉर एग्जांपल, हेल्थ डिपार्टमेंट क्या करेगा, पंचायत क्या, वाटर डिपार्टमेंट क्या करेगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट क्या करेगा, इन सब का अलग अलग बहुत बड़ा रोल है। सबसे बड़ा रोल है कि ग्राम के जो लोग हैं, वॉलंटियर्स, वो क्या करेंगे, ग्राम में जो महिलाएं हैं वो क्या काम करेंगी। तो ये बहुत फाइन प्लानिंग की जाती है। तो उनके लिए किस तरीके से रोल्स डिफाइंड होते हैं सर, अगर उसके बारे में बता पाएं तो थोड़ा बहुत? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना अच्छा डिफाइन किया होता है कि गांव में कहां पर मेडिसिन अवेलेबल रहेगा, कौन उस मेडिसिन को अप्लाई मुहैया कराएगा, उसका फर्स्ट एड किट गांव में कहां कहां रखा जाएगा, फर्स्ट एड किट में किस तरह की मेडिसिन रखी जाएगी, पूरी आप अगर फर्स्ट एड किट को खोलोगे आपको ताज्जुब होगा कि उसके अंदर मेडिसिन लिस्ट, संख्या और एक्सपायरी डेट तक लिखा होता है, मेंशन्ड होती है। बिल्कुल, ताकि किसी तरीके की अगर आपात स्थिति बने तो फिर जितना हो सके उतनी आसानी लोगों के लिए हो। इस बीच एक और बड़ी खबर बता रहे हैं हम दर्शकों को। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है और अब जानकारी सामने आ रही है। अनाज की उपलब्धता पर कृषि मंत्री ने बैठक की है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी, ये कह रहे हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अन्न भंडार है, ये शिवराज सिंह चौहान की तरफ से देश को भरोसा दिया गया है। वो कह रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना ये सरकार की जिम्मेदारी है और बेफिक्र रहिए आप, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अन्न भंडार है। केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से देश को ये भरोसा दिया गया है। विशाल, बिल्कुल रोमाना, देखिए ये ऐसे कदम होते हैं ताकि देश की जनता को ये भरोसा रहे कि किसी प्रकार के पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कैसी भी सिचुएशन आएगी तो भारत पूरी तरह से तैयार है और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अन्न भंडार है। शिवराज सिंह चौहान ने ये आश्वासन देश की जनता को दिया है और ये भारत की तरफ से लगातार बताया जा रहा है। और अभी आप थोड़ी देर पहले हमने इंडियन ऑयल का बयान सुना था, उन्होंने भी कहा कि किसी को किसी प्रकार के स्टॉक करने की जरूरत नहीं है, सब चीजें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
ये ऐसी जानकारियां, ऐसे कदम इसलिए सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं ताकि किसी प्रकार का पैनिक जनता के बीच में ना फैले, वो विश्वास रहे उनको कि सब कुछ आसानी से उपलब्ध रहेगा जैसे पहले चीजें उपलब्ध रही हैं। क्योंकि जब ऐसी स्थिति आती है तो लोग घबराहट में आकर तमाम चीजें स्टॉक करने लगते हैं, इकट्ठा करने लगते हैं। ऐसी कोई नौबत अभी देश में नहीं है, इसका आश्वासन शायद शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दिया जा रहा है। बिल्कुल, तो किसी तरीके का कोई पैनिक ना हो, लोग अफरा तफरी वाली मानसिकता में ना फंसे और इसके चक्कर में कहीं अपने घर में सामान को भर लेना, एक तरीके से होर्डिंग कर लेना, उस मानसिकता में ना फंसे। इसको लेकर ये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से लोगों को भरोसा दिया जा रहा है कि अन्न का पर्याप्त भंडार है। इससे पहले सरकार की तरफ से देश को यह भरोसा दिया गया कि ईंधन का पर्याप्त भंडार है। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो बैठक कर रहे हैं ये देखने के लिए जो स्वास्थ्य सेवा है उस लिहाज से देश पूरी तरीके से तैयार है। रेलवे की तरफ से देखिए जो अतिरिक्त ट्रेन हैं उनको चलाने का फैसला लिया गया है, तो मतलब देश पूरी तरीके से तैयार है। और अगर इन तमाम कड़ियों को जोड़ा जाए तो क्या ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, हम ये कह सकते हैं कि यहां से देश की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई करने की अगर जरूरत पड़ती है उसको लेकर भी ये अपनी तैयारियां हैं, जिन्हें लास्ट मिनट डिटेलिंग आप कह सकते हैं, उसको और चुस्त दुरुस्त देश की तरफ से किया जा रहा है। रोमाना, किसी भी युद्ध के दौरान कहते हैं आर्मी मार्चेज ऑन स्टमक, यानी फौज तभी लड़ती है जब पेट भरा हो, लेकिन देश के बाकी लोगों का भी ऐसा है। हमारे देश में 60% लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि सरकारी अनुदान से फ्री अन्न योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। इस संपर्क में हमें भूलना नहीं चाहिए कि करीबन 10 दिन पहले पाकिस्तान में उन्होंने बड़ा ही हास्यास्पद पीओके में ऑर्डर जारी कर दिया कि सरकारी तौर पर, मैं भी हैरान था कि सब जो पीओके के लिए वासी हैं वो 2 महीने का स्टॉक कर लें। अब 2 महीने का स्टॉक अन्न एक आम गरीब आदमी कैसे खरीद सकता है? वो तो रोज कमाता है, रोज खरीदता है। एक और चीज़ है, मैं बताता हूँ, किसी भी मोहल्ले के पंसारी के यहाँ चले जाएंगे, ग्रोसरी स्टोर में चले जाएंगे, अगर गाँव के 1000 परिवार तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे तो उसके पास बेचारे पंसारी और ग्रोसरी के पास वो होगा भी नहीं। लेकिन हमारे कृषि मंत्रालय ने क्या किया है कि अलग अलग योजना के तहत पूरे देश में अन्न का जो स्टॉक है वो 1 साल 2 महीने तक का हमारा स्टॉक मेंटेन किया जाता है। हमारा जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो दुनिया में बेहतरीन है। लास्ट माइल तक, लास्ट मनुष्य के साथ, लास्ट महिला और माँ के साथ कनेक्ट किया गया है। किसी को भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा युद्ध की परिस्थिति में भी। लेकिन रोमाना, हुआ क्या है, मैं अगर आप व्हाट्सएप देखें तो कुछ शरारती तत्व भी हैं भारत के अंदर। ये एक भ्रम का वो फैला रहे हैं कि शायद अन्न की कमी हो जाएगी, तो इन शरारती तत्वों को भी जरूरी हो जाता है कि जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं संबंधित मंत्रालयों में, उनकी तरफ से इस तरीके का भरोसा, इस तरीके का आश्वासन देश को दिया जाए। और इसी क्रम में हम देख रहे हैं, चाहे देश में ईंधन की आपूर्ति को लेकर, देश में अन्न की आपूर्ति को लेकर, देश में स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यही संदेश सब केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से साफ तौर पर देश को दिया जा रहा है। शिवांग के पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। आईपीएल को लेकर बड़ी खबर, 1 हफ्ते के लिए आईपीएल स्थगित कर दिया गया है। देखिए, अभी तक सिर्फ खबर ये आ रही थी कि आईपीएल को स्थगित किया गया, आईपीएल 2025 जिसे फिलहाल स्थगित करने की खबर आ रही थी, लेकिन अब ये समय सीमा है जो सामने निकल कर आ रही है और जानकारी ये कि फिलहाल आईपीएल को 1 हफ्ते के लिए स्थगित किया गया है। ये बड़ी खबर है। आप जानते हैं कि कल आईपीएल का मुकाबला चल रहा था, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुकाबला खेला जा रहा था। पंजाब और दिल्ली की टीमें मैदान पर थी, जब अचानक से स्टेडियम जो है वो ब्लैकआउट हो जाता है और एक अजीब सा लोगों के मन में सवाल उठता है। और थोड़ी देर बाद ये खबर आती है कि क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें करने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि वो मुकाबला कल रद्द कर दिया गया था। और इसके बाद आईपीएल को लेकर आज बीसीसीआई की तरफ से लंबा मंथन किया गया। आईपीएल को फिलहाल रद्द ना करके आज ये फैसला लिया गया बीसीसीआई की तरफ से कि इसको सस्पेंड कर दिया जाए, कुछ समय के लिए इसको निलंबित कर दिया जाए। और अब ये समय सीमा भी सामने निकल कर आ गई है, 1 हफ्ते के लिए आईपीएल फिलहाल रोका गया है। शिवांग, मिले कि 1 हफ्ते के लिए आईपीएल को स्थगित करा गया है। जिस प्रकार का हम लोग पाकिस्तान का लगातार एग्रेशन देख रहे हैं, तो भारत सरकार की यही प्रतिबद्धता थी कि किसी भी जो आम व्यक्ति है या फिर किसी भी
खिलाड़ी को कोई भी नुकसान ना हो, क्योंकि देखिए ठीक है, पाकिस्तान मैं शिवांक में 1 मिनट आपके पास आऊंगी। ये जो खबर हमें दी है, दरअसल ये जैनेंद्र ने खबर दी है। जैनेंद्र के पास जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। जैनेंद्र, अभी तक समय सीमा सामने निकल कर नहीं आ रही थी। इससे पहले जब मैं और जीएस विवेक बात कर रहे थे तो फिर यही था कि आईपीएल को फिलहाल सस्पेंड किया जा रहा है और जो खिलाड़ी हैं उनको भारत से सुरक्षित, ज्यादातर खिलाड़ियों को यूएई, दुबई शिफ्ट किया जा रहा है। आपके पास अब क्या डिटेल्स हैं? देखिए रोमाना, नई खबर और बड़ी खबर यह है कि जो आईपीएल को स्थगित किया जा रहा है शुरुआती तौर पर वो 1 हफ्ते के लिए किया जा रहा है और बीसीसीआई के टॉप सोर्सेज ने हमें ये बताया है कि फिलहाल 1 हफ्ते तक आईपीएल का शेड्यूल स्थगित किया जाएगा। ये निर्णय लिया गया है और अब से कुछ देर में इसको लेकर के औपचारिक बयान बीसीसीआई की तरफ से दे दिया जाएगा। हमारे सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं आईपीएल के, चाहे वो अलग अलग फ्रेंचाइजीज हों या ब्रॉडकास्टर हों और इसके अलावा बीसीसीआई के तमाम पदाधिकारी, उन सब ने आपसी विचार विमर्श करके फैसला लिया है कि जो मौजूदा स्थिति है, जो तनाव है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऐसे में फिलहाल 1 हफ्ते के लिए आईपीएल को स्थगित किया जा रहा है। क्या इसके बाद नया शेड्यूल जारी किया जाएगा या ये फिलहाल जो 1 हफ्ते के लिए स्थगित किया जा रहा है ये और आगे बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर के फिलहाल स्पष्टता नहीं है। क्या अब बचा हुआ टूर्नामेंट को बाहर शिफ्ट भी किया जा सकता है? तो ये तमाम सवाल अभी फिलहाल बने हुए हैं और इसको लेकर स्पष्टता नहीं है। लेकिन आईपीएल को स्थगित करने का जो फैसला है वो ले लिया गया और शुरुआती तौर पर 1 हफ्ते के लिए रोमाना ये आईपीएल को स्थगित किया गया है और अब से कुछ ही देर में इसको लेकर औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। रोमाना, तो मतलब ये कहा जा सकता है कि अब आईपीएल 2025 आगे क्या होगा, इसको लेकर अगली जानकारी जो है वो 1 हफ्ते के बाद ही मिल पाएगी, क्योंकि फिलहाल ये फैसला ले लिया गया है। 1 हफ्ते के लिए आईपीएल 2025 को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से आपको बता देते हैं। गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। राज्यों के मुख्य सचिवों को गृह मंत्रालय की तरफ से पत्र लिखा गया है। आपातकालीन खरीद के लिए यह पत्र लिखा गया है। राज्य जो है वो अपनी आपात शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नागरिक सुरक्षा से जुड़ी खरीद पर यह निर्देश लागू होगा कि जो मुख्य सचिव हैं, जो राज्य हैं, वो अपनी आपात शक्तियों का इस्तेमाल कर नागरिक सुरक्षा से जुड़ी खरीद कर सकते हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, जरा बताइए विस्तार से इसको लेकर और क्या तस्वीर सामने आ रही है? देखिए रोमाना, ये जो आदेश है ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण? इस तरीके के होंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कितना, कैसा होगा, उसी के मद्देनजर आगे कोई और फैसला लिया जाएगा। जरा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर का रुख करते हैं। सर, ये जो खबर आई है ना अभी, वो जिस तरीके से जो राज्य हैं उनके मुख्य सचिवों को इमरजेंसी फंड आप यूज कर सकते हैं, नागरिक सुरक्षा के लिए अगर राज्य कुछ खरीद करना चाह रहे हैं तो वो खरीद कर सकते हैं, ये खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है सर। रोमाना, युद्ध के परिस्थिति में ऐसे आदेश जारी किए जाते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि सिविल डिफेंस के तहत अब जितने स्टेट के सेक्रेटरीज हैं उनका क्या काम है, वो तो बहुत हायर लेवल पर हैं। समझिए एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस 10 होनी चाहिए लेकिन है 8। सही बात। अब 2 अगर खरीदनी है तो सरकारी तंत्र में बहुत बुरा, हमारा लंबा चौड़ा प्रोसीजर, गिव न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, 7 कोटेशन, टेक्निकल एवेल्यूएशन। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको पावर है कि वो सिंगल कोटेशन बेसिस पर बिना टेक्निकल एवेल्यूएशन के हुए एक ब्रांडेड कंपनी से एक आइटम खरीद सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फायर डिपार्टमेंट है, उनके पास डोमेस्टिक फायर टेंडर हैं जो कि पानी फेंकते हैं, लेकिन उसका जो वाटर पंप है वो खराब है। नॉर्मल तरीका क्या है, 3 कोटेशन को बुलाओ, रजिस्टर्ड कंपनीज को बुलाओ, ऐसे करते करते तो युद्ध खत्म हो जाएगा। अब क्या है कि डोमेस्टिक फायर टेंडर का वाटर पंप काम नहीं कर रहा, आप लोकल मार्केट में खड़ा कर दीजिए, बोले ठीक कर, वो कहता है कि इसको ठीक करने का खर्चा 18,000 रुपया पे। तो इस तरह से जितनी प्रोसीजर हैं उनकी सरलीकरण हो जाती है। हाँ। मैं बताता हूं अपना एक्सपीरियंस। हमने एस्टिमेट किया कि यहाँ पर इस एरिया में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो हैं वो 40 होने चाहिए। हाँ, लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है, लगता है कि नहीं 120 होने चाहिए। हाँ। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका होता है, कोटेशन कंपनीज को रजिस्टर करो, उसके बाद एक टेक्निकल एवेल्यूएशन, फिर कमर्शियल बिड खोल, ये सब बाईपास हो जाता है। बस मार्केट में जाओ, किसी भी रेपुटेड दुकान से जो कि रजिस्टर्ड है, जिसका कि जीएसटी नंबर है, आप उतने फायर एक्सटिंग्विशर खरीद कर ले आओ।
पेमेंट भी इसी तरह से। ये नहीं सोचना पड़ता कि उस मद में सर ये सब जो हो रहा है, ये इतनी प्रिपेयर्डनेस जो इस बार देखने के लिए मिल रही है, मेरे ख्याल से ये 1971 के बाद पहली बार इतनी प्रिपेयर्डनेस देखने के लिए मिल रही है। रोमाना, जैसे मैंने कहा 1971 के बाद हमारे जितने स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो उनको बहुत डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया है। खासतौर से पिछले 10 साल में एक बहुत अच्छी चीज़ की हुई है कि जितने भी परचेजेज हैं, जितने भी रिपेयर एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी इनोवेशंस हैं, इसके लिए डिसेंट्रलाइज्ड पद्धति अपनाई जा रही है। पहले क्या होता था कि समझिए एक चीज़ 100 करोड़ से ज़्यादा है तो पहले क्या होता था कि एक चीज़ 100 करोड़ से ज़्यादा है, वो ऊपर देखते थे न्यू दिल्ली से एक ओके आता था, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी आती थी। अब उन सबको स्टेट लेवल पर छोड़ दिया गया है। एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि अब स्टेट लेवल पर भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को बहुत पावर दी गई है। एक समझिए एक डीएम है, एसडीएम है, अगर अब आज वो तय करता है कि उसके पास 100 फर्स्ट एड किट नहीं है, सही कह रहे हैं सर आप। जरा सा एक मिनट सर, आईपीएल के चेयरमैन है राजीव शुक्ला क्या कह रहे हैं, सुना देते हैं। सरकार से विचार विमर्श करके जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, फ्रेंचाइजी और ब्रॉडकास्टर, इन सबसे बात करके नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी। मौजूदा परिस्थिति में हमने ये तय किया है कि अभी जो स्थिति है उसको देखते हुए इसको जो है निलंबित कर दिया जाए। उसी दृष्टि से इसको निलंबित किया गया है। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो हमें भारतीय सेना पे गर्व है और बीसीसीआई पूरी तरह से दृढ़ता के साथ सरकार और सेना के साथ खड़ी हुई है और हमारा पूर्ण समर्थन है उनको। और जिस तरह से हमारी सेनाओं ने जो वीरता का परिचय दिया है, जिस तरह से हमारी सेनाओं ने मुकाबला करके परास्त लोगों को किया है, तो हम पूरी तरह से उसका समर्थन करते हैं और उसके साथ हैं। जहाँ तक नई डेट्स इन सबका सवाल है तो हम कंसल्ट करेंगे सबसे और नई डेट्स की घोषणा उस दृष्टि से करेंगे। हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे ब्रॉडकास्टर का, जियो टीवी का, और दूसरा जो है ये टाटा आईपीएल जो टाटा स्पॉन्सर है, और बाकी हमारे जो फैंस हैं सबका, कि उन्होंने जो है ऐसे मौके पे इस मामले में अपना हमारा साथ दिया, क्योंकि फ्रेंचाइजी वगैरह ने भी तमाम चिंताएं प्रकट की थी खिलाड़ियों को लेकर, तो इन सबको ध्यान में रख के निर्णय लिया गया है। सर रीशेड्यूलिंग होगा, रीवर्क होगा, वेन्यू क्या इंडिया ही रहने वाला है कि एक अलग जोन, या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी है कि बीसीसीआई एक्सप्लोर करेगा आईपीएल को देश से बाहर ले जाने के लिए? नहीं, देखिए अभी ऐसा कुछ है नहीं। नया शेड्यूल जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी मिस्टर सैकिया ने प्रेस नोट जारी किया है, उसमें स्पष्ट है कि जो नया शेड्यूल बनाया जाएगा उसमें सारा विचार विमर्श करके ही जो है नया शेड्यूल बनाया जाएगा। जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से बात करके उस दृष्टि से जो है नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी और निश्चित रूप से नया शेड्यूल आएगा, लेकिन उस समय परिस्थितियों आकलन करके हम निर्णय लेंगे। सर अगर क्योंकि आपको नया शेड्यूल बनाना पड़ेगा तो विंडो हम कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के लगातार बैक टू बैक मैचेस है, इंडिया तो इंग्लैंड जा रहा है। नहीं, विंडो तो हमने कर लेंगे, विंडो की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जितने और बोर्ड हैं वो पूरी तरह से सहयोग करते हैं हमारे साथ। तो ये विशेष परिस्थितियों में लिया गया निर्णय है, इसलिए विंडो वगैरह की समस्या नहीं आएगी। एक हफ्ता सर ये सस्पेंशन है, ऐसे में जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं क्या वो फ्लाई बैक करेंगे या फिर ये उनके ऊपर है। ओवरसीज़ प्लेयर्स के उनका अपना निजी फैसला है कि क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी का अपना फैसला है कि ओवरसीज़ प्लेयर्स के साथ क्या करते हैं, उनका ट्रैवल की जो आइटनरी है वो क्या बनाते हैं। सर आगामी अगस्त में भी बांग्लादेश में इंडियन क्रिकेट टीम को जाना है, तो एशिया कप है, उसको लेकर भी कुछ नहीं भाई, आगे की कोई प्रोग्राम की घोषणा नहीं है और वो जब होगी तो हिसाब से आपको अवगत करा दें। ऊपर है ओवरसीज़ प्लेयर्स के उनका अपना निजी फैसला है कि क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी का अपना फैसला है कि ओवरसीज़ प्लेयर्स के साथ क्या करते हैं, उनका ट्रैवल की जो आइटनरी है वो क्या बनाते हैं। सर आगामी अगस्त में भी बांग्लादेश में इंडियन क्रिकेट टीम को जाना है, तो एशिया कप है, उसको लेकर भी कुछ नहीं भाई, आगे की कोई प्रोग्राम की घोषणा नहीं है और वो जब होगी तो हिसाब से आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो प्लेयर्स रुकेंगे या प्लेयर्स को जाने को बोल देंगे? नहीं, ये फ्रेंचाइजी पर निर्भर करता है और प्लेयर्स इंडिविजुअली क्या डिसाइड करते हैं, ये फ्रेंचाइजी और प्लेयर्स के बीच की बात है, तो रुकेंगे या कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। सर ये फैसला आईपीएल के ने खुद से लिया या सरकार की तरफ से ऐसे कोई निर्देश थे कि इसको? नहीं, देखिए ये बीसीसीआई का अपना निर्णय है और निश्चित रूप से सरकार की से संपर्क करके सरकार से व्यापक विचार विमर्श के बाद ही फैसला लिया जाता है।
क्योंकि हम सरकार को पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं, सरकार के साथ है, तो सरकार की भी सलाह हर चीज़ में लेना बहुत ज़रूरी है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, आईपीएल के पूर्व चेयरमैन राजीव शुक्ला को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से जानकारी साझा की गई है कि फिलहाल एक हफ्ते के लिए आईपीएल को स्थगित कर दिया गया है और ये बीसीसीआई का अपना फैसला है। जो स्थिति है उसके मद्देनजर बीसीसीआई की तरफ से ये फैसला लिया गया है और साथ ही जो विदेशी खिलाड़ी आईपीएल में शिरकत करने के लिए आए हुए हैं वो देश में रुकेंगे या वापस अपने देशों में जाएंगे, इसको लेकर फैसला लेने के लिए खिलाड़ी और उनकी फ्रेंचाइजी स्वतंत्र हैं, ये साफ किया गया है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र, और जैनेंद्र के साथ राजीव शुक्ला इस वक्त मौजूद है। जैनेंद्र, सर देखिए रोमाना, राजीव शुक्ला जी अलग से जो है वो बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल उन्होंने बीसीसीआई की तरफ, माफ करिए, आईपीएल की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुआ है उसी के मुताबिक बयान दिया है और जो जानकारी हमने दर्शकों को दी कि एक हफ्ते के लिए आईपीएल का शेड्यूल स्थगित किया गया है और आगे परिस्थितियों का आकलन करके सभी स्टेक होल्डर्स से, यानी सभी घटकों से विचार विमर्श करके आगे का फैसला किया जाएगा और तभी इसकी जानकारी दी जाएगी कि शेड्यूल किस तरीके से रहेगा, क्या देश में ही होगा या देश के बाहर आयोजित किया जाएगा, कब आयोजित किया जाएगा। तो इन तमाम सवालों को लेकर के ये कहा गया है कि स्थितियों का आकलन करके जब फैसले होंगे तब इसका ऐलान किया जाएगा। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि आईपीएल को एक हफ्ते के लिए स्थगित करने का फैसला किया गया है। अब से कुछ देर पहले आईपीएल ने एक स्टेटमेंट जारी करके इसका ऐलान किया और इसके बाद राजीव शुक्ला जी ने राजीव शुक्ला की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से कि इस तरीके का कोई जो कथन है वो सरकार की तरफ से पेशकश नहीं आई थी, सरकार ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया था। जो भी फैसला लिया गया है वो खुद बीसीसीआई की तरफ से फैसला लिया गया है। बिल्कुल रुमाना, मैंने ही ये स्पष्टता चाही थी कि इस पहलू पर कि जो फैसला हुआ है क्या सरकार की तरफ से कोई निर्देश थे या ये फैसला आईपीएल ने खुद लिया है, बीसीसीआई ने खुद लिया है। तो राजीव शुक्ला ने बिल्कुल दो टूक साफ कहा कि जो हालात हैं उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है और ये भी राजीव शुक्ला ने रेखांकित किया कि जो सेना की कार्रवाई की गई है, बीसीसीआई कहीं ना कहीं बिल्कुल साथ है सेना के और सेना पर गर्व है और लेकिन जो हालात हैं ऐसे में जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, विदेशी खिलाड़ी देखिए रोमाना आईपीएल में खेलते हैं, तो अलग अलग किस्म की चिंताएं थीं और कुल मिलाकर के जो हालात थे इसके मद्देनजर ये फैसला आईपीएल के द्वारा, बीसीसीआई के द्वारा लिया गया है। और आगे एक हफ्ते बाद क्या शेड्यूल होता है ये एक हफ्ते के बाद फिर से समीक्षा होगी और उसके बाद आगे के लिए फैसला लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बीसीसीआई ने फैसला ले लिया है, आईपीएल 2025 जो है वो एक हफ्ते के लिए अभी रद्द किया गया है, एक हफ्ते के लिए। इसके बाद आगे के लिए फैसला लिया जाएगा कि आईपीएल 2025 किस तरीके से, किस रूप में और कहां कब करवाया जाएगा।